आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे डिस्कशन करने आया हूं और वह विषय है कि अगर हम भारत के मानचित्र को देखते हैं तो भारत के मानचित्र में प्रायद्वीपीय भारत को देखें तो यहां पर जो उत्तरी हिंद महासागर है यह विषुवत रेखा और जो यहां पर उत्तरी हिंद महासागर है, उत्तरी हिंद महासागर में दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र कहलाता है जो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में है, इसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। और यह दूसरा क्षेत्र है जिसे बोला जाता है अरब सागर। अरब सागर। तो हमारे पास यहां पे दो क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। एक सामान्य प्रतिरूप रहा है कि सामान्यतः जब उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो उनका अनुपात 4:1 का रहा है। अर्थात अगर हिंद महासागर में 4 चक्रवात बनते हैं, केवल एक चक्रवात अरब सागर में बनता है। किंतु इस प्रतिरूप का पिछले 5 सालों में जो अध्ययन किया गया है, 5 वर्षों में जो अध्ययन किया गया है, उस अध्ययन ने बताया है कि अब यह प्रतिरूप पहले की तरह नहीं रह गया है। अर्थात इस प्रतिरूप में बदलाव हुआ है और अब अरब सागर में न सिर्फ चक्रवातों की संख्या बढ़ रही है बल्कि चक्रवातों की तीव्रता भी बढ़ी है और उसके अलावा बनने वाले चक्रवातों की संख्या के साथ साथ ये चक्रवात लंबे समय तक बने रह रहे हैं। तो 3 चीजें हैं और ये तीनों चीजें सामान्य से अलग हैं, असामान्य हैं। और वे 3 चीजें क्या हैं? अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या का बढ़ जाना, इसे हम बोलते हैं कि आवृत्ति का बढ़ जाना, फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना। दूसरी चीज है कि इनकी तीव्रता बढ़ी है, इनकी इंटेंसिटी बढ़ी है। और तीव्रता से क्या मतलब है? तो तीव्रता के अंतर्गत हम 2 चीजें शामिल कर सकते हैं। एक है कि इनमें जो पवनें चलती हैं उन पवनों की तीव्रता बढ़ी है, अर्थात उन पवनों के वेग में वृद्धि हुई है जो विनाश का स्तर बढ़ा देता है। और दूसरा, इनसे होने वाली वर्षा की मात्रा असामान्य रूप में अधिक हुई है। इसलिए जब हम तीव्रता की बात कहेंगे तो हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी हैं। एक, पवनों की गति अधिक हुई है और दूसरा, प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ी है। और तीसरी चीज यह है कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो सामान्यतः 8 से 10 दिन अधिकतम और समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि अगर अरब सागर में चक्रवात बन रहे हैं तो उन चक्रवात की अवधि बहुत लंबी रही है, या कहा जाए सामान्य अवधि से भी अधिक समय तक वो बने रहते हैं। तो हमें यह अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है कि भाई अरब सागर है, अरब सागर में चक्रवात बढ़ रहे हैं, तो हमें चुनौती क्या है चुनौती। यह चुनौती इसलिए है क्योंकि यह हमारे राष्ट्र के साथ जुड़े हुए महासागरीय भाग में हो रहा है। और भारत का जो यह पश्चिमी तट है, यह पश्चिमी तटीय भाग असामान्य मौसमी दशाओं का सामना कर रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी दशाएं हैं जिन्हें आप रोज देखते हैं, जिनसे आपका रोज पाला पड़ता है, तो आप उनसे निपटने के लिए तैयार भी रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी दशाएं जो सदियों में कभी नहीं हुई थी और एकाएक न सिर्फ होने लगे
बल्कि पहले से जो कुछ भी आप सोच रहे हैं उसके विपरीत होने लगे, तेजी से घटने लगे, तो शायद आप समायोजन स्थापित न कर पाएं और आपको व्यापक क्षति हो सकती है। तो आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वह मुद्दा है कि अरब सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वृद्धि हुई है, उस वृद्धि के क्या कारण हैं। और सिर्फ कारण देने से काम तो नहीं चलेगा, उदाहरण देने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे कि हमको यह पता कैसे चला। तो फिर हम यह देखेंगे कि किस प्रकार हर साल यहां चक्रवातों का निर्माण हुआ है, और उसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण चीज देखेंगे कि पश्चिमी तटीय प्रदेश किस प्रकार इससे दुष्प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन मुख्य टॉपिक पे आने के पहले थोड़ी सी बात हम चक्रवात के बारे में कर लें। तो हम अगर ये चाहें जानना कि चक्रवात क्या है, तो आप हमेशा शब्दों को तोड़ने की कोशिश कीजिए। टर्म है चक्रवात, तो यहां दो शब्द हैं, एक है चक्र और एक है वात। वात का मतलब होता है हवा, आप इसे पवन भी कह लें। यद्यपि भूगोल में हवा और पवन अलग हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, इतना अंतर आप समझ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हवा को वात ही कहते हैं, और चक्र का मतलब है चक्कर। अब आप दोनों को जोड़ लें, जब किसी स्थान पर चक्कर खाती हुई हवा आए या हवा चकरा रही हो तो उसे चक्रवात कहेंगे। तो हवा सामान्य रूप में चल सकती है, क्षैतिज चल सकती है, ऊर्ध्वाधर चल सकती है, लेकिन इसमें चक्कर नहीं है। लेकिन जब हवा चक्रीय प्रतिरूप में चलने लगे तो वायु के इसी चक्रीय प्रतिरूप को चक्रवात कहा जाता है। यह तो बात हो गई एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में। ऐसे आप समझिए कि जब मच्छर वगैरह ज्यादा लगते हैं तो हम लोग कछुआ छाप अगरबत्ती जला लेते हैं, जलाई भी होगी आप लोगों ने। कछुआ छाप अगरबत्ती का स्ट्रक्चर देखो, ऐसे घूमते हुए आता है और उसके बीच में छोटा सा छेद होता है जिसमें स्टैंड लगाया जाता है। या फिर किसी सांप को कुंडली मारते हुए देखो, जो यह सांप की कुंडली है ना, क्वाइल, इसी से टर्म आया है साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब है साइकिल इज ऑन, चक्र प्रारंभ है। अब हम भूगोल की भाषा में देखें तो भूगोल की भाषा में आप अभी बस इतना ध्यान रखिए कि जो चक्रवात होता है उसमें केंद्र में एक लो प्रेशर होता है और इसके चारों तरफ उच्च वायुदाब का क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। और यहां पर हम लिख देते हैं हाई प्रेशर। और हमें आपको पता है कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। और जो कोरियोलिस बल होता है वह कोरियोलिस बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन फाई के, जहां फाई क्या है? फाई अक्षांश की ज्या है। अक्षांश की ज्या, ज्या का मतलब है साइन। अगर हम फाई इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, 0 डिग्री, तो हमें पता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर क्या है? 0 हो जाता है। और दूसरी चीज, अगर हम फाई की वैल्यू 90 डिग्री रख दें तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब यहां पर कोरियोलिस फोर्स
मैक्सिमम हो जाता है। अब आप यहां पे ध्यान रखें, दो वैज्ञानिक हुए, एक वैज्ञानिक हुए कोरियोलिस साहब और दूसरे वैज्ञानिक हुए फेरल साहब। अगर हम इन दोनों की बातों को मिलाकर कहें तो हम एक बात यह कह सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक ऐसा आभासी बल या एक ऐसा विक्षेपक बल उत्पन्न होता है जो पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उनकी मूल दिशा के दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में मूल दिशा के बाएं लेफ्ट विक्षेपित कर देता है, मोड़ देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। और अगर हम यह पृथ्वी ले लें और यह विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर वह बल जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं, जो विक्षेपक बल है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है और ध्रुवों तक वह बढ़ता है। और ध्रुवों तक जब बढ़ता है तो ध्रुवों पर, चाहे वो 90 डिग्री नॉर्थ हो, 90 डिग्री साउथ हो, यहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। और जो हवा में चक्कर पैदा होगा, ध्यान रखिएगा, हवा में जो चक्कर पैदा होगा वह चक्कर कौन उत्पन्न करेगा? कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल इक्वेटर पे काम करता नहीं है। अब अगर कोरियोलिस बल इक्वेटर पे काम नहीं कर रहा है तो इक्वेटर के बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि 5 डिग्री तक या अधिकतम हम 8 डिग्री तक भी ले लें तो यहां तक कोरियोलिस बल इतना ताकतवर नहीं होता कि वो पवनों को चक्राकार प्रतिरूप दे पाए। इसलिए जो चक्रवात होते हैं वे चक्रवात 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच उत्पन्न नहीं हो पाते। अब आप ध्यान रखिएगा, चक्रवात यहां पर उत्पन्न नहीं होंगे। और फिर ऐसे चक्रवात जो 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री से 30 डिग्री साउथ दक्षिण उत्पन्न होते हैं, उन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां उत्पन्न होंगे? दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। अगर हम यहां पर देखें कि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की अवस्थिति है तो वह इसी के बीच है। यह 5 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य है। इसलिए चाहे बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब सागर हो, यहां जो चक्रवात उत्पन्न होंगे वे चक्रवात यहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात होंगे। आज मैं इन कारणों पे चर्चा नहीं करूंगा कि बंगाल की खाड़ी पे अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों होते हैं, इस पर चर्चा किसी और दिन की जाएगी। बस एक चीज हमें यह समझ लेनी है कि जब हम चक्रवातों की बात करते हैं तो चक्रवात क्या हैं? तो केंद्र पर लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, हवाएं आगे चलना चाहती हैं, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण जो पवने हैं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में घूमती हैं और इस सेंटर के सामने या सेंटर के चारों ओर घूमती हैं। तो जो यह चक्रीय प्रतिरूप है, इसी चक्रीय प्रतिरूप को चक्रवात कहा जाता है। यह नदर्न हेमीस्फेयर में है। और अगर यही दक्षिणी गोलार्ध में होगा, यह लो प्रेशर या हाई प्रेशर, तो अब जो हवा होगी वो हवा क्लॉकवाइज घूमती है। यह सदर्न हेमीस्फेयर।
तो अब अगर हम यहां पर चक्रवात को परिभाषित करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, चक्रवात वे मौसमी तंत्र हैं जिनमें परिधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से केंद्रीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें कोरियोलिस बल के अधीन उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज दिशा में चक्रीय रूप में प्रवाहित होती हैं। दूसरे शब्दों में भी परिभाषा दी जा सकती है। याद रखिए, जब भी आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में शामिल हो रहे हैं तो परिभाषाओं को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कीजिए। किसी एक परिभाषा को रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो आप परिभाषाओं को अपने तरीके से दे सकते हैं, और जब आप उत्तर लिखते हैं उस उत्तर में अगर आपने अपनी मौलिकता दी है लेकिन उस मौलिकता में आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ ना हो, कॉन्सेप्ट के साथ आपने अपनी बात कही हो, तो यकीन मानिए एग्जामिनर पर प्रभाव अच्छा पड़ता है। टीचर की बताई गई बातों को हूबहू लिखना कहीं से आवश्यक नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आप दूसरे तरह से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिसमें केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब में वृद्धि होती है, और पवनें परिधीय उच्च वायुदाब से केंद्रीय निम्न वायुदाब की ओर चक्राकार प्रतिरूप में प्रवाहित होती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज होती है। चक्रवातों के उत्पन्न होने के लिए कोरियोलिस बल की जरूरत होती है। कोरियोलिस बल 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच प्रभावी नहीं होता है, इसलिए चक्रवात 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच उत्पन्न नहीं होते। फिर उसके बाद आप समझिए कि जो यह बंगाल की खाड़ी, अब मैं इसे बे ऑफ बंगाल लिख रहा हूं, और जो अरेबियन सी है, ये दोनों उष्णकटिबंध के क्षेत्र हैं और यहां पे चक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब यहां चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो इनकी डायरेक्शन देखिएगा, इनकी डायरेक्शन इस वाले सेंटर की तरफ कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर यह लो प्रेशर है तो यहां पर भी उत्पन्न होंगे तो होंगे एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर एक पवने चलती हैं जिनको हम बोलते हैं व्यापारिक पवने। जब ये पवने चलती हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तब यहां पर ये घूमते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। सामान्यतः बे ऑफ बंगाल में 4 और यहां 1 चक्रवात उत्पन्न होता है अनुपात के संदर्भ में, लेकिन हाल में अरब सागर में चक्रवातों की संख्या बढ़ी है, चक्रवातों की तीव्रता बढ़ी है और चक्रवातों का समय बढ़ा है। अब आप इसको कैसे समझाएंगे? तो अब आप यहां पर लिखेंगे कि पहले आप, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि अरब सागर में हाल के वर्षों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बढ़ने वाली प्रवृत्ति के कारणों और उसके प्रभावों पर चर्चा करें, तो आप पहले अपने उत्तर को कैसे लिखेंगे समझिए। तो आप पहले यहां पर परिचय देंगे और आप परिचय में बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विश्व के कुल उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के 6% चक्रवात आते हैं और उनमें से भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अनुपात 4:1 रहता है। लेकिन हाल के वर्षों में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि अरब सागर में चक्रवातों की संख्या और चक्रवातों की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। चक्रवातों की प्रवृत्ति में होने वाले इस बदलाव के निम्नलिखित कारण हैं। अब आप
कारण बता देंगे तो फिर आप कारण पे आएंगे। अब आप यहां पे चर्चा करेंगे कौन से कारण हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण उष्ण महासागरीय सतह पर होता है। अगर महासागरीय सतह का तापमान 26.5 या टोटल आप कह सकते हैं 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो वहां पर गर्म हवा ऊपर उठती है जो अपने साथ वाटर वेपर ले जाती है, जलवाष्प ले जाती है। जलवाष्प जब ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती है तो वहां संघनन होता है और संघनन में गुप्त उष्मा छूटती है और उस गुप्त उष्मा के निकलने से एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाता है जिससे कि साइक्लोन का निर्माण होता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए उष्ण महासागरीय सतह चाहिए। सामान्यतः बंगाल की खाड़ी की सतह का तापमान अरब सागर की सतह के तापमान से अधिक रहता है, इसलिए बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं क्योंकि चक्रवातों के लिए संघनन की गुप्त उष्मा की अनिवार्यता है जो कि गर्म महासागरीय सतह से प्राप्त हो जाती है। लेकिन पहला कारण क्या है? अरब सागर का तापन। अरब सागर का तापन अरब सागर गर्म हो रहा है और यह देखा गया है कि अरब सागर का तापमान वर्तमान में सामान्य से 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। इसलिए यहां पर पहला कारण क्या हुआ? अरब सागर का तापन। और इस तापन का मुख्य कारण क्या है? तापन का मुख्य कारण है मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और यह एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस होने के कारण यह भूमंडलीय तापन में योगदान देती है। इसलिए अब अरब सागर के सतह के तापमान में वृद्धि होने से उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के अनुकूल दशाओं की अधिकता पाई जा रही है। सही है। फिर दूसरा क्या हो गया? फिर दूसरा हो गया कि वायुमंडल में उष्ण और आर्द्र वायु की प्रचुर आपूर्ति जो संघनन करती है और अनुकूल दशाएं बनाती है। इसके अलावा पवन अपरूपण, विंड शीयर में होने वाली कमी। विंड शीयर क्या है? विंड शीयर का मतलब है कि अगर हवा ऐसे जा रही है तो ऐसे ही जाए, ऐसा ना हो कि एक हवा ऐसे जा रही है और दूसरी उतर आए। तो यहां जब कभी पवन की दिशा और पवन के वेग में अचानक परिवर्तन हो जाता है तब वहां पर चक्रवात बाधित होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो जिस तरह से अरब सागर गर्म हुआ है और अब हवा तेजी से गर्म हवा ऊपर की ओर उठ रही है तो यहां ऊपर उठने वाली वायु की मात्रा बढ़ी है और नीचे से ऊपर तक जो अपलिफ्टिंग एयर है उसकी दशाएं चक्रवात के क्या हैं? अनुकूल हैं। तो यहां पर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि पवन अपरूपण में कमी आई है, विंड शीयरिंग में कमी आई है, जिससे यहां पर चक्रवात अधिक बन रहे हैं। कारण यहां क्लियर हो गए। हमको यहां पर इन्हीं 3 कारणों के अधीन चर्चा करनी है। क्लियर? इसके अलावा हाल के समय में एक चीज और हुई है, इंडियन ओशन डाइपोल। इस पर कभी अलग से चर्चा करेंगे। इंडियन ओशन डाइपोल में जब पश्चिमी भाग ज्यादा गर्म हो जाता है, अरब सागर वाला, तो इंडियन ओशन डाइपोल की अनुकूल दशाएं, तो ये आपको 4 फैक्टर याद रखने हैं। एक, अरब सागर के तापमान में वृद्धि,
कारण मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा उष्ण और आर्द्र वायु की प्रचुर आपूर्ति, तीसरा विंड शियर या पवन अपरूपण की अनुकूल दशाएं, चौथा आईओडी इंडियन ओशन डाइपोल, हिंद महासागर द्विध्रुव का अरब सागर के तापन के अनुकूल पाया जाना। मैं कोशिश करूंगा कि किसी दिन आईओडी पर हम आपको एक टॉपिक बना करके यहां पर बता पाए। ठीक है, अब हमको कैसे पता चला कि आखिरकार यहां पर लगातार चक्रवात बन रहे हैं? अब अगर हम यहां चक्रवात देखें तो पहले जहां कभी कभी एक आध चक्रवात बनता था, पिछले कुछ वर्षों में लगातार चक्रवात बने हैं। कौन कौन से नाम हैं? जैसे महा नाम का चक्रवात बना, जैसे यहां पर निसर्ग नाम का चक्रवात बना, फिर इसके बाद टाउक्टे नाम का उष्णकटिबंधीय चक्रवात बना, फिर इसके बाद मैंडस बना, विप्रजाय बना, विप्रजाय चक्रवात अरब सागर में निर्मित हुआ, फिर इसके बाद आसन चक्रवात निर्मित हुआ, और अभी 2025 में कौन सा चक्रवात? शक्ति चक्रवात निर्मित हुआ है। तो 2019 में महाचक्रवात, 2020 में निसर्ग, 2021 में टाउक्टे, 2022 में मैंडस, 2023 में विप्रजाय, 2024 में आसन और 2024 में शक्ति। प्रायः जब चक्रवात बनते हैं अरब सागर में तो वे चक्रवात इस तरह से घूमते हुए बाहर निकल जाते हैं और भारत में बहुत नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाल के वर्षों में कई में पैटर्न ही अलग हुआ है। पास बन गए हैं, यहां बन गए हैं, और कुछ तो टकरा के वापस भी आए हैं। अद्भुत है, ये अलग है बिल्कुल। तो यहां पर अरब सागर में क्यों चक्रवात बढ़े हैं वो हमने आपको 4 कारण बता दिए। और दूसरा प्रूफ क्या है? तो प्रूफ है 2019 से 2025 तक ये जो चक्रवात बने हैं ये शक्तिशाली चक्रवात रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि इन चक्रवातों का पश्चिमी तट पर प्रभाव। पश्चिमी तट पर प्रभाव। तो पश्चिमी तट पर जो पहला प्रभाव है, यहां पर तट रेखा अपर्दन। तट रेखा की अस्थिरता बढ़ जाती है। महासागर का आंतरिक भाग में अतिक्रमण होने लगता है, उससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो तट रेखा क्यों? क्योंकि जब चक्रवात उत्पन्न होता है तो जब वो महासागर के ऊपर से चलता है तो ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। वो लहरें जाकर तट से टकराती हैं तो वो तट का अपर्दन करती हैं, इससे तट रेखा अपर्दित होती है और महासागर आंतरिक भाग में प्रवेश करने लगता है। इससे तटीय क्षेत्रों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 2, प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव्स को क्षति। और मैंग्रोव्स को क्षति। ये चक्रवात, तेज पवन, तेज महासागरीय तरंगें, इससे प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव नष्ट होते हैं और ये जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र हैं। इनके नष्ट हो जाने से इनसे जो पारिस्थितिकी सेवाएं, जो इकोलॉजिकल सर्विसेज मिलती हैं, उनमें कमी आती है। कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तटीय क्षेत्रों को जो इनसे लाभ मिलते हैं उन लाभों की गुणवत्ता में कमी आती है, लाभ कम हो जाते हैं। आजीविका संबंधी कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहां पर प्रवाल भित्तियों और
मैंग्रोव्स को क्षति होती है, मैंग्रोव्स। फिर बंदरगाहों को क्षति, बंदरगाहों को क्षति पहुंचती है, तटीय व्यापार को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा के कारण तटीय क्षेत्र में बाढ़, बाढ़ से मृदा अपरदन, फिर भूस्खलन, और ये सारी चीजें तटीय क्षेत्र में कई तरह की आर्थिक सामाजिक दशाओं को दुष्प्रभावित करती हैं। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून पर दुष्प्रभाव, मानसून क्या है? मानसून अरब सागर से मुक्त हुई ऊर्जा ही तो है। अगर यहां पर साइक्लोन्स की कंडीशन इस तरह होती हैं तो अरब सागर की दशाएं बदलती हैं और उसका दुष्प्रभाव दक्षिण पश्चिम मानसून पर भी पड़ सकता है। यद्यपि इस क्षेत्र में अभी और अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन यह माना गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून इससे प्रभावित अवश्य होता है। फिर इसके बाद तटीय भागों में, पश्चिमी तटीय भाग की बात कर रहा हूं, तटीय भागों में आर्थिक क्षति, क्रय शक्ति में कमी, जनसंख्या पलायन, ये सारी चुनौतियां है ना। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो अरब सागर में जो चक्रवातों की उत्पत्ति बढ़ी है या चक्रवातों की संख्या बढ़ी है, तो उसका मूल कारण मानव जनित भूमंडलीय तापन की दशाओं का गंभीर हो जाना है। अगर मानव चाहता है कि मौसमी दशाएं संतुलित रहें, अगर मानव चाहता है कि उसे असामान्य प्राकृतिक दशाओं का सामना न करना पड़े, तो अभी भी समय है। उसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। अगर हमने ये कदम नहीं उठाए, हमने हीला हवाली की, तो निश्चित ही हम जितना विकास करेंगे उससे कहीं ज्यादा हम विनाश करेंगे। यह जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यह भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विशिष्ट प्रकार की तटीय संस्कृति पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में विभिन्न प्राकृतिक जीवों के आवास हैं, मैंग्रोव्स हैं, प्रवाल भित्तियां हैं, प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह हैं, मत्स्यन जैसी गतिविधियां हैं लोगों की। अगर साइक्लोन्स की बारंबारता है तो तटीय क्षेत्रों को कई क्षतियों का सामना करना पड़ेगा। पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है यह। हाल के समय में यहां भूस्खलन की घटनाएं बार बार हुई हैं। इन भूस्खलन की घटनाओं में जहां मानव की विकास की गतिविधियां हैं, तो दूसरी तरफ इन चक्रवातों की बारंबारता भी मानी जा रही है। इसलिए अब समय है कि अगर वास्तव में हम ये चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर शांति हो, तो बड़ा जरूरी है कि हम भूमंडलीय तापन जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करें। और भारत, जिसकी एक लंबी तटरेखा है, वह लगातार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बढ़ती हुई आवृत्ति का अगर अनुभव करता है,
तो उसकी क्षतियों का स्तर कहीं अधिक होगा। तो इसलिए मित्रों, जब भी आप चक्रवात के बारे में सोचें, जब भी आप अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति क्यों बढ़ रही है, तो पहले आप चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उनको सोचिए और फिर समझिए कि अरब सागर में क्या वे कारक अधिक प्रबल हुए हैं। अगर प्रबल हुए हैं तो चक्रवात उत्पन्न होंगे। प्रवृत्ति पूछता है, उदाहरण पूछता है, तो आप इसी तरह 2019 से 2025 तक के कई चक्रवातों के उदाहरण दे दीजिए। प्रभाव पूछता है तो प्राकृतिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, ये सारे आप यहां पर सोचिए। राजनैतिक प्रभावों को भी आप जोड़ सकते हैं। सरकारों को आपदा प्रबंधन में ज्यादा ध्यान देना होगा। जो धनराशि विकास के कार्यों में लग सकती है उसे हम आपदा प्रबंधन में लगाएंगे, और जबकि आपदाएं खुद स्वयं के द्वारा बनाई गई हों। तो मित्रों, आज का लेक्चर हम यहीं पे रखेंगे, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी आप यूपीएससी के लिए किसी विषय को सोचें तो उसके विभिन्न आयामों को सोचें। मैं कोई एक बात बार बार क्यों दोहराता हूं? मैं इसलिए दोहराता हूं कि वो आपके दिमाग में बैठे। अगर आपके दिमाग में चीजें नहीं बैठी, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, तो कभी भी ऐसे उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।